एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मिर्ज़ापुर में चचा जान और चची ने जिस अंदाज में मेरे साथ मोहब्बत का सलूक किया, उसने वालदैन की कमी का एहसास किसी हद तक दूर कर दिया। गजाला और बख्तियार के अलावा चचा जान का एक लड़का सलीम और एक लड़की रूही भी थी। गजाला के मुकाबले में रूही बेहद हसीन लड़की थी। चंद दिनों तक मैं अपने आप को काबू में करता रहा। घर का तालीमी माहौल देखकर मुझे इल्म की लगन हुई। गजाला मुझसे बेतकल्लफ थी और उसने दबी ज़बान से मेरी तालीम का तज़किरा किया, लिहाजा मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। काश और बातों की तरह इस मामले में भी मुझ पर वजदानी हालत तारी होती और मैं पहले से अंदाज़ा कर लेता, मगर ये तो मेरे अख्तियार की बात कब थी। इंसानों को अदलते बदलते हालात पर इतनी कुदरत होती तो दुनिया का नक्शा बदला हुआ होता। 4 साल का अरसा पलक झपकते में बीत गया। मैंने BA का इम्तहान पास कर लिया। जिस रोज़ मेरा नतीजा शाया हुआ, सभी ने मुबारकबादी और मिठाई तकसीम की, लेकिन उस रोज़ मैं फूट फूट कर रहा था और मैंने BA का इम्तहान अव्वल दर्जे में पास किया था। मुझे वालिद साहब की कमी का एहसास तड़पा रहा था और वो ज़िंदा होते मैं फ़ख्र से अपना नतीजा उनके सामने पेश करता तो उनकी मसरत का क्या आलम होता। BA कर लेने के बाद मैंने इलाहाबाद वापस जाना चाहा, क्योंकि मेरे लिए यही मुनासिब था कि मैं चचा पर ज़्यादा बोझ ना बनूं, बल्कि ख़ुद अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं और गजाला को अपने सोने और वीरान घर में आबाद करने की आरजू थी। हालांकि तबीयत रूही की तरफ माइल थी, लेकिन हालात की मशीयत का फ़ैसला कुछ और था। एक रोज़ चचा जान ने मुझे अपने कमरा ख़ास में बुलाया। मेरा ख्याल था कि वह शादी के बाद छेड़ेंगे। मैं अपने सीने में मसरतों का हजूम लिए हुए उनके सामने आ गया। खिलाफ तवक्का वो इस वक्त बेहद संजीदा नज़र आए और कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे और फिर बोले, जमशेद मियाँ, मेरा इरादा है कि भाई साहब का मकान फ़रोख्त कर दूँ और इस वक्त अच्छे दाम मिल रहे हैं और यूँ भी उसका होना ना होना बेकार है और तुम मेरे पास ही रहोगे। चचा जान, मैंने एहतराम से कहा, आप मुख्तार हैं, लेकिन उस मकान से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं और वो अब्बा जान की आखिरी निशानी है। मेरी ख्वाहिश है कि उसे रहने ही दिया जाए। ये तुम अपने ज़हन से सोच रहे हो मियाँ। चचा जान कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोले, और बात दरअसल ये है कि तुम्हारे वालिद ने यास्मीन की शादी के मौका पर एक खासी माकूल रकम कर्ज ली थी और वह इस सिलसिले में तहरीर भी दे दी थी। हर चंद कि मुझे दौलत की तमा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। ताहम ये भाई साहब मरहूम ही का फ़ैसला था। सोचता हूँ कि उस वक़्त दाम भी मुनासिब मिल रहे हैं और यूँ भी मुझे तो इस मकान में वहशत होती है, बड़ा ही मनहूस है। मुझे पहली बार अपने चचा के चेहरे पर कई चेहरे नज़र आए। मुझे इल्म था कि यास्मीन की शादी के मौका पर वालिद साहब ने दफ्तर से कर्ज लिया था और मेरा दिल चाहा कि वह तहरीर तलब करूं और शुबे की तस्दीक चाहूं, लेकिन मैंने ज़ब्त और अदब ही का मुजाहरा किया और खामोशी से चचा जान की अम्मा पर मकान के कागजात पर दस्तखत कर दिए। उस ज़माने में उनके एहसानात भी इस कदर हो गए थे कि मैं इनकार की जुर्रत नहीं कर सका। हालांकि मैंने आते ही यास्मीन और वालदा के जेवरात भी चची की तहवील में दे दिए थे। मेरा ख्याल था कि मकान की फ़रोख्त के बाद गजाला से मेरी शादी हो जाएगी और मैं चचा जान के यहाँ पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकूँगा और मैंने मामला सुलझाने चाहे, इसलिए कि अब मज़ीद किसी उलझन से इख्तलाज होने लगता था। लेकिन मेरी खुश फहमियाँ रेत का ढेर साबित हुई और उधर मकान फ़रोख्त हुआ और उधर चचा जान और चची के अलावा गजाला ने भी नज़रें फेर लीं। मैंने हालात का ये रुख भी देखा और दिल पर जबर किए रहा और मैंने सोचा कि मुझे आला ज़रफ़ी का सबूत देना चाहिए, क्योंकि वालदैन के बाद अब चचा जान ही रह गए हैं और मैं ये गिनती के खून के रिश्ते तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मेरे सब्र का पैमाना उस वक्त लबरेज हो गया जब मेरे सामने ही गजाला की शादी की बात
एक और जगह पक्की हो गई। मैंने एहतजाज किया तो चाचा जान ने बरहमी से कहा, अपने हवास में रहो जमशेद मियाँ, और बचपन में एक मजाक की बात चली थी, गजाला के लिए और बहुत ही साहब हैसियत शख्स का रिश्ता आया है, और तुमने तो अभी ज़िंदगी की इब्तिदा भी नहीं की, और तुम्हें तो तालीम भी मुश्किल से दिलाई गई है, वरना तुम मैट्रिक के बाद आवारा गर्दी में मसरूफ़ हो गए थे। उस तलख नवाई के बाद चचा जान के घर में रहना बेगैरती की बात थी। जब मैंने बख्तियार से उसका तज़किरा किया तो उसने भी अपने बाप की तायीद की और चचा जान से मेरी शिकायत भी कर दी। चचा जान ने मुझे फौरी तौर पर घर से निकल जाने का हुक्म सादर कर दिया और मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने तमाम एहतराम बलाए ताक रख कर वो तहरीर देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की जिसका तज़किरा मकान की फ़रोख्त से पहले चचा जान ने किया था, और मेरी बात सुनकर उनका पारा चढ़ गया। गर्जदार आवाज़ में बोले, अब तू हिसाब मांग रहा है, और मैंने जो तेरी पढ़ाई लिखाई के अखराजात बर्दाश्त किए और तुझे अपनी छत के नीचे पना दी और तेरा जहन्नम बढ़ता रहा, और वह सख्त इश्ताल में आई और मुझे हुक्म दिया, और उसी वक्त मेरे घर से चला जा, वरना मैं मुलाजमों से धक्के दे दे कर निकलवा दूंगा तुझे। हाँ चचा जान, और मैंने थके हुए लहजे में कहा, मैं लावारिस हूँ और शायद इसलिए आप मुझ पर जुल्म करने का हक रखते हैं। और मेरी बात पर चचा जान को और जलाल आ गया, और उन्होंने यकीनन कुछ सोच रखा था ताकि मैं दोबारा उस घर का रुख न कर सकूं, और उनका एक भरपूर हाथ मेरी गाल पर पड़ा, और फिर उन्होंने चीख कर मुलाजमों को तलब किया और मुझे जूते मार कर बाहर निकालने का हुक्म सादर कर दिया। घर में कोई चचा जान का गुस्सा वगैरह फर्द करने नहीं आया, और मैं खुद ही वहाँ से चला आया, और उन्हीं कपड़ों में जो मेरे जिस्म पर मुंडे हुए थे। बाहर बख्तियार और सलीम से मुलाकात हो गई, और उन्होंने रहम खाने के बजाय जहरीली मुस्कुराहटें अपने लबों पर सजा ली, जैसे मुझसे कह रहे हों, जमशेद मियाँ, और दुनिया में ताकत और दौलत ही वजह इफ्तिकार है, और हक हासिल करना है तो ये दोनों खूबियाँ पैदा करो। उनकी नज़रें ठीक ही कहती हैं, और मेरे पास कुछ नहीं, और मुझे ज़िंदा रहने का हक भी नहीं। मिर्ज़ापुर के चंद तालिब इल्म दोस्तों से उधार पैसे लेकर मैं आलाबाद आ गया, और आलाबाद में अब मेरे लिए किसी दीवार का साया भी नहीं था। अपने ही मकान की दहलीज पार करना मेरे अख्तियार की बात नहीं रही, और मैं उसे देखता ही रह गया। मेरी कोई मंजिल, कोई सहारा ना था, और मैं अपने दोस्त यावर के मकान पर गया तो मालूम हुआ कि वो कई माह हुए हैं आलाबाद से चला गया, और गली अबूर कर रहा था कि मौलवी हकीम से अब्दुल हकीम से मुलाकात हो गई। उस बुज़ुर्ग शख्स को मज़ीद परेशान ना करने की खातिर मैंने अपने आप को छुपा रहा था, और उन्होंने मेरे आंसू देखे तो मुझे ज़बरदस्ती अपने घर ले गए। चचा जान की बेमोहरी की दास्तान सुनकर वो रिक्कत अंगीज़ आवाज़ में बोले, जमशेद मियाँ, तुम्हारे वालिद साहब मेरे पड़ोसी थे और मजाज के सख्त थे, लेकिन बड़े हयादार और वाज़ेदार आदमी थे, और मैं उनके मज़ार से वाकिफ़ था। वो मुझे बहुत सी बातें बता दिया करते थे, और तुम पर जो बीती है खुदा दुश्मन को भी उससे महफूज रखे, मगर तुम गम ना करो, मेरा घर हाजिर है, और मेरे पास अपना घर समझ के रहो। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें कहीं मुलाज़मत मिल जाए। सिकंदर भाई का भी कोई पता नहीं चला, और मैंने गुलूगेर लहजे में कहा, और मुझसे तो अच्छे तो वही रहे कि उन्होंने होश खो दिया। हाँ भाई, ये होश ही आदमी को परेशान करता, और होश ही आदमी को जानवरों से मुमताज़ करता है। और मौलवी अब्दुल हकीम उदासी से बोले, पता नहीं सिकंदर कहाँ और किस हाल में हो। मौलवी अब्दुल हकीम जैसे खुदा तरस और नेक बुजुर्ग के यहाँ मैंने अपनी बदनसीबियों का पड़ाव डाल दिया, और रातों को अक्सर मुझ पर जुनून के दौरे पड़ने लगते। मैं न जाने क्या क्या बकता रहता, और मौलवी अब्दुल हकीम हत्तल मुकद्दर मेरा इलाज कराते रहे, और उनकी आमदनी बहुत कलील थी, इसलिए मैंने उन पर बोझ बनना गवारा नहीं किया, और एक रात खामोशी से उस शहर से दूर जाने का फैसला कर लिया जिससे मेरा माजी वाबस्ता था। जेब में एक दमड़ी भी नहीं थी, और मैं पैसों के बगैर गाड़ी में बैठ गया, और जिस्म के कपड़े बसीदा हो चुके थे, और टिकट के बगैर सफ़र करते हुए पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट ने मेरी नौजवानी और खस्ता हाली पर तरस खा के मुझे छोड़ दिया, और वह गिरफ्तारी का हुक्म देता तो मैं जेल चला जाता, और कभी फाके करता और कभी कोई शख्स बोझ उठाने दे देता। रात आती तो फुटपाथ पर सो जाता, और सुबह होते ही अपने भाई सिकंदर की तलाश में निकल जाता। 6 माह इसी कोचा नवर्दी में बीत गए, और सिकंदर कहीं नजर न आया, और कभी मेरे इर्द गिर्द भीड़ लग जाती, क्योंकि बैठे बिठाए मेरे हाथ पांव ईंट जाते, और ऐसे मौक़ों पर मुझे खैराती अस्पताल पहुंचा दिया जाता,
اور اس دوران خفقان کے دوروں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ فلک کا جو رفتار مجھے اپنے ساتھ گھماتا رہا اور میں شہر و قصبوں کی خاک چھانتا آخر کسی طرح کلکتے پہنچا۔ سب سے پہلے میں ہاورا اسٹیشن کے قریب چائے کے اسٹال پر اپنے دوست جار سے ملنے گیا اور چائے والے نے بتایا کہ وہ ایک عرصے تک یہاں آ کر یہ پوچھتا رہا تھا کہ جامشید کا خط آیا کہ نہیں۔ کہتا تھا کہ ظالم بہت بے مروت نکلا، سالہ بھول گیا اور پھر اس نے ادھر آنا ہی بند کر دیا۔ کلکتہ جیسے بڑے شہر میں جارج کو تلاش کرنا مشکل تھا اور میں شہر کی گلیوں سے واقف تھا۔ کلکتے آ کے سکون ملا، لیکن بانو کی یاد گہری ہو گئی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے اس بازار کی گلیوں میں پہنچ گیا کہ شاید بانو کی ایک جھلک نظر آ جائے، اور بنو بیگم نے اب بالا خانہ بدل دیا تھا اور بازار بھر میں بانو کے حسن و شباب، نغمہ اور رقص کا طوطی بولتا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے ٹکٹ لگتا اور میں اس کی کھڑکیوں کے سامنے شام تک بیٹھا رہا کہ کسی وقت تو بانو کھڑکی میں آئے گی، مگر وہ نہ آئی اور میں رات کو مایوس ہو کر وہاں سے چلا آیا۔ رات ہوئی تو کہیں جی نہ لگا اور میں سکون کی تلاش میں اپنی بد نصیبی پر ماتم کرتا ہوا دریائے ہگلی کے کنارے پہنچ گیا۔ دریا کی موجیں مجھے دیکھ کر بفرنے لگیں اور میں دور تک کنارے کنارے چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ ڈوب جاؤں، ہاں ڈوب بھی جاؤں، لیکن میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ رات کے سناٹے میں ایک تیز آواز ابھری، ٹھہرو ٹھہرو، میرا انتظار کرو۔ اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اندھیرے میں ایک سایہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اس کے خد و خال پوری طرح نہیں دیکھ سکا کیونکہ وہ ایک دوری پر ٹھہر گیا، اور وہ کوئی عورت تھی جس کی آواز اتنی دلکش اور مقناطیسی تھی کہ میرے قدم دریائے ہگلی کے کنارے زمین سے جم گئے۔ میں حیرت اور خوف سے اس کا لڑتا ہوا وجود دیکھ رہا تھا اور اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کلکتہ جیسا بے مروت شہر، رات کی تاریکی اور دریائے ہگلی کا خاموش کنارہ، ایسے میں کون عورت میری ہمدرد بن کے آ سکتی ہے؟ اور میں چند ثانیے حیرت و استجاب میں ڈوبا رہا، اور پھر اس آواز نے جس نے مجھے رکنے کا اور انتظار کرنے کی ہدایت کی تھی، نہایت مترنم لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ ابھی سے دل بھر گیا، میری زبان جیسے کسی نے بند کر لی اور میں جواب دینا چاہتا تھا، لیکن ایک لفظ ادا نہ کر سکا اور سارا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ واپس چلے جاؤ، اور اس نے حکمیہ انداز میں کہا، اور کبھی اس طرف کا رخ نہ کرنا، اور زندگی سے اتنا گھبرا گئے بزدل، جاؤ۔ کہاں؟ اور میں نے بہت مشکل سے اٹکتے ہوئے کہا، زندگی کے جہنم میں۔ اس نے سخت لہجے میں جواب دیا، اور اس کی آواز میں ایسا تحکم، ایسی دمک تھی کہ میں جو ابھی سارے زمانے کو ٹھکرا کے خود ہگلی کی بے قرار موجوں کے حوالے کرنے آیا تھا، بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ سنا تھا کہ ایسے لمحوں میں زندگی کی کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، لیکن شاید ابھی میرے اندر زندگی کی جستجو باقی تھی اور خودکشی کے متعلق میرا حوصلہ زیادہ مستحکم نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس آواز کی ہیبت میرے دل پر بیٹھ گئی۔ واپس جاؤ، اور اس نے مجھے پھر حکم دیا، اور میں کسی محکوم کی طرح خاموشی سے دریائے ہگلی سے واپس ہونے لگا۔ جیسے میں نے اس کا حکم نہ مانا تو وہ مجھے کوئی سخت سزا دے گی، اور مجھ میں اس کے متعلق پوچھنے کی جرات نہیں تھی، کیونکہ میرے حواس اس کے لرزتے ہوئے سائے، ہیولے اور پر اسرار آواز سے منتشر ہو چکے تھے، اور میں نے آگے بڑھ کر اسے پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اور جب میں کچھ فاصلے پر آیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، اور میرے کان اور میری آنکھیں دھندلا گئیں، اور وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، نہ کوئی سایہ، نہ آواز، اور میں آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھتا رہ گیا۔ یقیناً یہ میرا وہم نہیں تھا، اور میں نے وہ آواز سنی تھی، اور میں نے اس کا سرسراتا ہوا ہیولہ بھی دیکھا تھا۔ کسی منزل، کسی خیال سے بے خبر میں فٹ پاتھ پر رینگ رہا تھا، اور مجھے اپنے اطراف کا بھی ہوش نہیں۔ یکا یک مجھے اپنے پیچھے تیز ہارن کی آواز سنائی دی، اور میں نے سست روی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک خوش لباس شخص گاڑی روک کر میری طرف آ رہا تھا، اور وہ میری صورت اور میرا حلیہ غور سے دیکھنے لگا، اور میں سٹ پٹا گیا، کیونکہ میں نے اسے ایک نظر میں پہچان لیا تھا، اور مجھے اپنا وہ رحم دل اور غریب استاد یاد آیا جس نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ہمارے گھر میں ٹیوشن اختیار کر لی تھی، اور بعد ازاں والد صاحب نے اس کی غربت اور دیانتداری پر ترس کھا کے اپنے اثر و سوگ سے اسے ایک بینک میں ملازمت دلوا دی، اور وہ عابد شیرازی تھا۔ اس کے جسم پر قیمتی لباس اس بات کا شاہد تھا کہ قسمت اس پر مہربان ہو چکی ہے، اور میرا دم گھٹنے لگا۔
ندامت سے میرا سر نیچے ہو گیا اور میں 2 روز سے فاقے سے تھا اور ایک مانوس چہرہ نظر آیا تو تمام آنسو امڈنے لگے، لیکن میں ضبط کر کے انہیں آنکھوں ہی میں روکے رہا اور اپنے دل پر جبر کیے اور ہونٹ سختی سے بیچے رہا کہ مبادا زبان کھل جائے۔ میں اسے دیکھتا رہا اور وہ مجھے تم جمشید ہو نا؟ اور اس نے شبے کے انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں نے اپنا چہرہ جھکا کر کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی جمشید سے واقف نہیں ہوں، تم وہی ہو۔ اور اس نے بڑے اعتماد سے کہا، اور وہی آواز، وہی لب و لہجہ، تو تمہاری پیشانی کا واضح تل، اور تم میر جمشید عالم ہی ہو۔ میں اس وقت سے تمہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا جب تم پچھلی سڑک سے اس طرف مڑے تھے۔ سیاہ تیل کے حوالے سے میرا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنی پیشانی تک چلا گیا اور مجھے یاد آیا کہ ایک بار عابد شیرازی نے اس تیل کو میرے شاندار مستقبل کی ضمانت قرار دیا تھا، اور میرا دل چاہا کہ اسے گریبان سے پکڑ لوں اور جھنجھوڑ کر پوچھوں، تم نے کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، اور یہ تیل تو میری بد نصیبی کی نشانی ہے، اور اب کیا تم بھی میری بے بسی اور لاوارسی کا مذاق اڑانا چاہتے ہو؟ میرے ذہن میں آندھیاں چلنے لگی اور مجھے اپنی کم مائیگی کا شدید احساس ہوا، اور میں نے اپنی درماندگی کا مذاق اڑاتے ہوئے زہر خان سے کہا، ہاں، میں میر جمشید عالم ہوں، مجھے یقین تھا کہ تم۔ اور وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے کرتے رک گیا اور اچانک سنجیدگی اختیار کر کے بولا، مگر تم اس حالت میں، میر صاحب کہاں ہیں اور سکندر کیسا ہے؟ سب ختم ہو گیا۔ اور میں نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، کیا ختم ہو گیا، اور تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ سب اللہ میاں کو پیارے ہو گئے۔ اور میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، اور وہ میری بہن یاسمین تھی نا، وہ بھی مر گئی، اور پورا خاندان مر گیا۔ سکندر بچا تھا اور اس نے پاگل ہو کر نجات حاصل کر لی، اور اب نہ جانے کہاں آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہے، اور صرف میں باقی رہ گیا ہوں۔ میں نے جذبات کی رو میں بہکتے ہوئے کہا، اور میرے مرنے پر رونے کے لیے بھی کوئی نہیں رہ گیا، اور میرے چچا نے مجھے دھکے دے کر اپنے مکان سے نکلوا دیا۔ جب سے میں در بدر کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں، اور ہر شخص دھتکار چکا ہے، اور آپ کو بھی اختیار ہے میری بربادی کا مذاق اڑائیں اور میرے منہ پر تھوک کر آگے بڑھ جائیں۔ میں جنون میں نہ جانے کیا کیا بکتا رہا، اور اس وقت میری رگوں میں شدید کھنچاؤ سا ہوا، اور میں نے دیوانگی میں اپنے سر کے بال نوچنا شروع کر دیے۔ نکاح سے میرے پیر لڑکھڑانے لگے، اور میں عابد شیرازی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ عابد شیرازی نے بے زور سے میرا کاندھا پکڑ لیا اور مجھے سینے سے کھینچ لیا، اور پھر میں اس کے پیروں پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عابد شیرازی کلکتے میں ایک مقامی بینک کا مینیجر تھا، اور اسے زندگی کی بیشتر آسائشیں میسر تھی، نوکر، کار، بنگلہ اور ایک خوبصورت بیوی، اور اس کی شادی کو 4 سال گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک ساجدہ کی گود ہری نہیں ہوئی تھی، اور عابد شیرازی کی اماں پر ساجدہ بھی میرا بے حد خیال رکھتی، اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں باقاعدہ ایک بنگلے میں مقیم ہوں، جہاں کسی فکر کے بغیر ناشتہ اور کھانا مل جاتا ہے، اور پہل جب مجھے کوئی کھانے پر بلاتا تو مجھے اپنے کانوں پر شبہ ہوتا، اور مجھے شیرازی کے گھر آئے 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس مختصر سے عرصے میں زندگی کے بارے میں میرا اعتماد بحال ہونے لگا تھا، اور میں اس دیدہ نادیدہ آواز کے بارے میں سوچتا جو اس رات ہگلی کے کنارے مجھے نئی زندگی کی نوید دے گئی، ورنہ اتنی جلدی یہ انقلاب کیسے آ جاتا، اور میں خاک نشین آرام دہ بستر پر اپنی دکھتی پیٹھ ٹکا سکتا۔ شیرازی نے میرے لیے 2-3 جوڑے بھی سلوا دیے، اور بعض اوقات ایسا سلوک کرتا کہ مجھے شرمندگی ہونے لگتی۔ 1 ہفتے بعد میں نے اسے درخواست کی کہ وہ مجھے کہیں ملازمت دلوا دے، لیکن اس نے ٹال دیا۔ اتنی جلدی کیا ہے، ملازمت بھی مل جائے گی، اور یہ تمہارا گھر ہے، یہاں آرام سے رہو اور کسی بات کی فکر نہ کرو۔ اور میں اس کے احسانوں کا جتنا بھی ذکر کروں کم ہے، اور اصل میں اسی نے مجھے موت کے چنگل سے نجات دلائی اور مجھے جینے کا سہارا دیا تھا، لیکن میں کم بخت ان احسانوں کا متمل نہیں ہو سکا، اور میں بہت کم ظرف نکلا۔ شیرازی کے ہاں چند دن تو میں نے اپنے آپ کو بنگلے میں مقید کر لیا، کیونکہ مجھے باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر ایک بار باہر چلا گیا تو پھر واپس نہیں آ سکوں گا، راستہ بھول جاؤں گا۔ اور پھر عابد شیرازی اور ساجدہ مجھے کلکتہ گھمانے لے گئے، اور پہلی بار مجھے یہ شہر بہت رنگین اور حسین محسوس ہوا۔ جگمگاتی دکانیں، روشن سڑکیں اور زرق برق ملبوسات، اور اس کے بعد میں نے باہر نکلنا شروع کر دیا، اور پھر میرے پاؤں بانوں کے کوٹھے کی طرف اٹھ گئے۔ اس دن بھی میں بازار کا ایک چکر لگا کر چلا آیا، اور بانوں کا دیدار نصیب نہیں ہوا، اور میں نے شد و مد سے جارج کی تلاش شروع کر دی۔
हर उस जगह गया जहाँ से उसके मिलने के इम्कानात थे, और वो मलंग मेरे बुरे दिनों का साथी था, और उसकी रफ़ाकत में मैंने ज़िंदगी के जो दिन गुजारे थे उन्हें मैं कभी फरामोश ना कर सका। 5वें रोज़ मैं धर्मतला स्ट्रीट पर टहल रहा था कि अचानक मुझे वो नज़र आ गया, और वह एक पतली सी गली से निकल कर सड़क पर आया। उसकी चाल ढाल और हुलिये में कोई फ़र्क नहीं आया, और बड़ी हुई दाढ़ी, सर पर फटा हुआ गिर्द आलूद हैट, शिकस्ता उधरा हुआ कोट, और जिस पर उसने किसी मरे हुए परिंदे के पर लगा रखा था, और सर झुकाए अपनी धुन में मस्त, और वह दूसरी सिमत जा रहा था, और मैं तेज़ी से लपक कर उसके सामने आ गया। मैंने उसका रास्ता बंद कर दिया, और जारज मुझे चौंक कर घूरने लगा। उसे अपनी राह में मेरा हायल होना सख्त नागवार गुजरा था, और वह मगल ज़ात पर आमादा था, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। ओहो, और ये साला तुम है जामशेद? और ये वो कहता हुआ बेख्तियार गले से लग गया, और उसके कपड़ों से बदबू आ रही थी, मगर मैं उसे देर तक सीने से लगाए रहा, और मेरी आंखें नम हो गईं। तुम साला एकदम मर्द हो गया, बिल्कुल यंग हस्बैंड। और वह अपने मखसूस अंदाज में बोला, और फिर तुम बहुत बेबरवत निकला, गद्दार। और वह रूठने के अंदाज में बोला, किधर गायब हो गया था? अपनी खैरियत का कोई खत तार भी नहीं भेजा। लंबी कहानी है जज, इत्मीनान से सुनाऊंगा। और मैंने उदासी से कहा, और फिर उसे साथ लेकर एक होटल में दाखिल हो गया। शिराजी ने मुझे 2 रोज़ बेशतर 10 रुपये बतौर जेब खर्च दिए थे, और मैंने जज के लिए चाय मंगवाई। साला कुछ लक तुम्हारे फेवर में मालूम होता है, जज मेरा लिबास देखकर बोला। गॉड ब्लेस यू। नहीं जज। और मैंने हसरत से कहा, ऐसा नहीं है। तुम सुनाओ, तुम्हारी सिस्टर का मैरिज हुआ? हाँ हुआ। और मेरी आवाज़ भर्रा गई, और उसका किस्सा भी ख़त्म हो गया। क्या? और जारज के मुंह से प्याली छूटते छूटते रह गई। हाँ, वो 2 दफ़ा दुल्हन बनी, और पहली मरतबा उसने सुर्ख जोड़ा पहना, और दूसरी मरतबा सफ़ेद, और दूसरी मरतबा मैं शरीक ना हो सका। तुम साला बकता है, साफ साफ बताओ, वो नाराज़गी से बोला। और मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक अपनी राम कहानी सुनाई, और दुनिया में एक वही तो मेरा दोस्त था, और एक यावर जो पता नहीं अब कहाँ था। और जारज बहुत देर तक खामोश रहा, और हम दोनों एक दूसरे से देर तक कुछ नहीं बोले। जारज और मैंने इब्तिदा की, तुम कुछ नहीं बोलते। जामशेद डियर, जो कुछ हुआ वो साला भूल जाओ, और रो के क्या करेगा? और कोई जाने वाला वापस आ जाएगा? वो कभी नहीं आएगा। गया तो गया, अपनी सुनाओ डियर। और तुम साला एकदम जेंटलमैन बन गया, और अब तुम्हारा और जज का फ्रेंडशिप कैसे चलेगा? अंकल जारज, और मैंने नाराज़गी से कहा, और तुम्हारी तलाश में तो मैंने पूरा कलकत्ता छान मारा, और तुम चट्स पिएगा। और जारज ने मेरी बात काटते हुए कहा, और फिर जेब से एक सस्ता सिगार निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया, और मेरे इनकार पर उसने बराबर वाले मेज़ के किसी शख्स से माचिस लेकर अपना चट जलाया, और 4 तवील कश लेकर फ़लसफ़ियाना अंदाज में बोला, जामशेद डियर, तुम्हारा टाइम बदल गया, और अब तुम अपने शरादी के ज़रिए कोई सर्विस कर लो, और अब तुमने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, और साला सर्विस में फिक्स हो गया तो हमको भी चपरासी रख लेना। मैंने तुम्हें अक्ल कहा है, और यकीन करो बहुत याद किया। और मैंने जोशीले लहजे में कहा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं तुम्हें हमेशा साथ रखूँगा, और एक दोस्त एक अंकल की हैसियत से। सारा तुमसे बातें भी बनाना बहुत आ गया है। बहरहाल तुम देख लेना, अभी पहले से कुछ कहना बेकार है। मुझे घूमते घूमते शाम हो गई, और जी चाहता था कि जारज से बानों का तज़किरा करूं, मगर मैंने इस वक्त मुनासिब नहीं समझा, और चाय पी के हम दोनों बाहर आ गए, और मैं उससे कल उसी जगह मिलने का वादा करके चला आया। शिराजी मेरी वजह से परेशान था, और मुझे ढूंढने बाहर निकलने ही वाला था कि मैं पहुंच गया। दूसरे दिन हस्बे वादा जारज मुझे उस रेस्तोरां में मिल गया, और रास्ते में मैंने उसके लिए सिगार खरीद लिए। उन्हें देखकर वो बहुत खुशगवार कहने लगा, और ये सारा तुम कहाँ से मार लाया? छोड़ो अंकल, और ये बताओ कि कलकत्ता का क्या हाल है? और मैं उसे असल मतलब पर लाने के लिए खुशामदाना अंदाज में बोला, ये बड़ा मनहूस शहर है माई डियर, पैसा पल्ले हो तो सब साला तुम्हारा गुलाम, वरना कहो कभी उस तरफ जाना हुआ? और मैंने सरगोशी में पूछा, किधर? और वो कुछ ना समझते हुए बोला, अरे वही वहाँ, और वो बानो थी ना एक, भूल गए क्या? वहाट बानो। और जारज ने हर से कहा, और फिर कुछ सोच कर खुद ही बोल पड़ा, ओहो बदमाश, हम ना कहता था कि साला तुम पर पूरा मर्द हो गया है, और बन्नो बेगम का डॉक्टर अभी तक तुमको याद करता है। वो मुझे भी बहुत याद आती है। और मैंने वालहाना से कहा, और वो होंको की तरह मेरी शक्ल देखने लगा। डेंजरस ना बाबा ना, और उसका ख्याल छोड़ दो डियर। हम समझता था कि साला तुम कुछ अक्लमंद हो के आया होगा, मगर तुम तो एकदम उल्लू की दम निकला।
अरे साला, और फिर उसकी तरफ दौड़ता है। अपनी सूरत देखी है आईने में? साला तुम बहुत हैंडसम आदमी है, सर्विस लग जाएगा तो एक से एक लड़की मिलेगा। मगर बानो की याद दिल से नहीं जाती और मैंने पूरी शिद्दत से कहा, उसे देखने को दिल बहुत चाहता है। और पहली बार तुम्ही ने तो उसके कोठे का रास्ता बताया था और उसके बाद ये भी कहा था कि तुम साला नौजवान लोगों का दिल हाथों में रहता है। अरे बाबा, वो बिल्कुल डर्टी है और जेब खाली हो तो गेट आउट बोलता है। मोहब्बत बनाना है तो किसी और से बनाओ, समझा? अंकल जॉर्ज, सिर्फ एक बार उसे दिखा दो। नो, वो लहरा के बोला। और क्रिसमस डे पर सब चलता है और क्रिसमस का इंतज़ार करो, आएगा तो ज़रूर चलेगा, वादा। नहीं, क्रिसमस बहुत दूर है और उस वक्त तक तो मैं मर जाऊंगा। तुम नहीं मरेगा। और वह सर झटकते हुए बोला, और तुम्हारी जेब में माल वाल है या साला खाली हाथ उतर जाएगा? तुम फिक्र ना करो। और मैंने शरादी देकर जोश से कहा, और कुछ पैसे मेरे पास हैं और कुछ शरादी से मांग लूँगा। और बानो के जिक्र ने मेरी रगों में दौड़ते हुए खून की गर्दिश तेज़ कर दी। फिर सुनो, और जॉर्ज ने मेरे कान में कहा, और उधर जाने से पहले लाल परी भी चलेगा और ड्रिंक के बाद उधर का टेस्ट डबल हो जाएगा। तुम लाल परी से दिल बहलाना और मैं वहाँ जाकर बानो के दीदार का शरबत पीऊँगा। बताओ कब चलोगे? और मैंने बेचैनी से कहा, सैटरडे नाइट, और तुम 4 नंबर शेड में आ जाना। और आजकल हमारा उधर ही मगजमारी करता है और सेंचर में तो 2 दिन बाकी हैं। अंकल, कल क्यों नहीं चलते? जामशेद, और जॉर्ज खफकी से बोला, पर उसके कोठे पर हम बड़ा 30 मार खान का पतलून उतरते देखा है। उधर जाओ तो खाली मस्करी के लिए जाओ और दिल का मामला बनाएगा तो साला आँख डूब जाएगा। मैंने आने वाले कल के लिए इसरार किया, मगर जॉर्ज ने साफ इनकार कर दिया और मैंने मजबूरन जॉर्ज की बात मान ली। सैटरडे का इंतज़ार मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था और कहने को तो मैंने कह दिया था, मगर मेरे पास पैसों की कोई सबील नहीं थी। उधर जॉर्ज ने लाल परी की भी फरमाइश कर दी और कई बार इरादा किया कि शरादी से अपनी किसी खास ज़रूरत की आड़ लेकर कुछ रुपए मांग लूँ, लेकिन हिम्मत ना पड़ी और साजदा के सामने भी हाथ फैलाते हुए शर्म आई। हर चंद कि वह मेरा हर तरह से ख्याल रखती और उसके बावजूद वह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, ना जाने क्यों। और वो हसीन और शगुफ्ता मिजाज थी और वह सबको अच्छी लगती, पर मेरी तबीयत उसे मैल नहीं खाई। और उसकी वजह यह भी थी कि मैं दिन भर हंसते खेलते और खाते पीते देखता था, मगर जैसे ही शरादी घर में आता वो अपना चेहरा मरीजों की तरह बना लेती। शरादी बैंक में महतातों पर गुराता और घर में साजदा के आगे उसकी हैसियत गुलाम से ज़्यादा ना थी। शरादी के सिलसिले में साजदा का रवैया नाकाबिले फ़हम था और उसके बरअक्स वो शरादी के दोस्तों में घुल मिल कर बैठने की आदी थी और आए दिन शरादी के दोस्तों की दावत होती और कह के बिखरते रहते और मैं ऐसी महफिलों से अपनी महरूमियों, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि एहसास कमतरी की वजह से दूर ही रहता। अलबत्ता मुझे शरादी की जन मरीदी की एक आँख ना पाती और अगर इस घर में मेरी हैसियत मुख्तलिफ होती तो मैं शरादी से उस सिलसिले में गुफ्तगू करता और शरादी मेरा मौसम था, सिकंदर तो ना था, इसलिए मैं सब कुछ देखता रहा और अजीब अजीब तमाशे होते रहे। हमारे घर में मर्दों औरतों की ऐसी महफिलें कभी नहीं सजती थी, चुनाचा मुझे ये सारे तेवर देख कर रंज भी होता और घुटन भी। और शरादी के दोस्तों की तादाद खासी बड़ी थी। बैंक का मैनेजर होने की हैसियत से वो अक्सर बड़े लोगों के घर जाता और उन्हें अपने घर मदऊ करता रहता और इस तरह से उसके मिलने जुलने वालों का हल्का वसी होता गया। और उनमें एक शख्स फ़िरोज़ को मैंने हमेशा सरे फहरिस्त पाया और फ़िरोज़ के बारे में मुझे सिर्फ इस कदर मालूम था कि वो एक करोड़पति बाप का बेटा है। शरादी और साजिदा दोनों उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखते और फ़िरोज़ शरादी की मौजूदगी गैर मौजूदगी में भी जब चाहता बड़ी आज़ादी से आता जाता और मैं देखता था कि साजदा उसे ड्राइंग रूम में इज्जत से बैठाकर उसकी खातर किया करती। और तजस्सुस इंसान की फितरत है और आदमी कमीना भी होता है। और मैंने एक रोज़ शरादी के ड्राइवर को खरीदा तो उसने डरते डरते सिर्फ इतना बताया कि फ़िरोज़ शरादी की दुखती रग है और उसके अकाउंट की वजह से शरादी को बेशुमार दूसरे लोगों के अकाउंट मिल गए हैं। और ड्राइवर के बयान के मुताबिक बैंक वालों ने उसे डबल तरक्की दी और तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया। खैर, इन वाक़या से मुझे क्या, और ये शरादी मेरे मौसम की निजी ज़िंदगी का मामला है। और इन दिनों मैं तो सिर्फ बानों के मतलब सोचता रहा था और जॉर्ज से मुलाकात के बाद सैटरडे के तयशुदा प्रोग्राम ने मुझे बेहद बेचैन कर दिया था। शाम से पहले ही हर हालत में मुझे रकम का बंदोबस्त करना था और ये ख्याल भी आया कि शरादी के यहाँ से कोई चीज़ चुरा लूँ।
मगर मैंने अपने आप को लान तान की और शाम आ गई। मैं खाली जेब जारज के पास चला गया और वह मेरा ही मुंतज़िर था। मेरी रुदा सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। हम ना कहता था कि साला पैसा ही सब कुछ है और तुम्हारी अक्ल कब ठिकाने आएगा डार्लिंग। और वो खाली उंगलियां चटकाते हुए बोला, पैसा कमाओ और फिर देखो कितनी बानो खिड़की से टेक लगाए तुम्हारी राह देखेगा और साला रंग बदल जाएगा। मगर बानो की बात कुछ और है। और मैंने झंझलाकर कहा, बानो पैसे में खरीदी जाती है जाने मन, और उसकी हर अदा का पैसा लगता है, और ऐसी लड़की का तलाश करो जो पैसे के बगैर मिलता हो। बानो ऐसी नहीं। और मैंने नाराज़गी से कहा, तुम साला एकदम चिड़िया हुआ है, और जब पैसा होएगा तो फिर हमसे कहना। और आज लाल परी की बजाय काली परी ही पिला दे डियर। काली परी से मुराद चाय थी और मेरे पास 10 रुपये थे। मगर इस रात हमने खूब चाय पी, पान खाए और इधर उधर घूमते रहे, और रात को उदास फिजा में हम दोनों रुखसत हो गए। और उसके बाद से मैं मुसलसल पैसा जमा करने की सोचता रहा। मेरी ज़रूरियात बहुत कम थी और ना कोई आगे ना पीछे। और मैंने शेरादी से काम के लिए कहा, मगर वो इतना मसरूफ़ शख्स था कि हूँ हाँ करके रह गया, और इन कपड़ों में मजदूरी का काम भी नहीं किया जा सकता था। कलकत्ते में शेरादी और जॉर्ज के सिवा शनासाई भी न थी, और मैं सोचता रह गया और वक्त गुजर गया। मैं अपनी उलझनों में गर्क था कि शेरादी के बंगाली मुलाजिम बाकर ने मेरे कमरे में आकर मुझसे खाने के बारे में दरियाफ़त किया। इतवार के सिवा दोपहर का खाना मैं हमेशा अपने कमरे में खाता। बाकर शेरादी के सब मुलाजमों में पुराना मुलाजिम था, और कुछ मेरी भी उससे दोस्ती हो गई थी, और मैं उसे उस वक़्त झड़ कर भगा देता। लेकिन मुझे ख्याल आया कि आज बाकर को आजमा लिया जाए। उसने मुझे बताया था कि हर वो 3 माह बाद अपनी तनख्वाह इकट्ठी करके अपने वालिद को भेज देता है। और मैंने बाकर को पुरउम्मीद नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हें अपने माँ बाप याद नहीं आते? याद क्यों नहीं आते साहब? मजबूरी है, और मुलाजमत के बगैर काम कैसे चलेगा? और उस खत के ज़रिए मुलाकात हो जाती है। तुम साहब से छुट्टी लेकर मिल क्यों नहीं आते अपने माँ बाप से? शाब छुट्टी के नाम पर गर्म हो जाता है। और बाकर ने टूटी फूटी उर्दू में जवाब दिया, और 100 फर में ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा तो बाप हमारा हड्डी पसली एक कर देगा। कितनी रकम जमा कर रखी है तुमने? और मैंने असल मकसद की तरफ आते हुए कहा, 80 रुपये। और 80 रुपये का नाम सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा, और बानू का चेहरा पूरी ताबानी के साथ तस्वर के पर्दे पर उठा। और मुझसे अच्छा तो बाकर था कि उसके पास 80 रुपये थे। उसके चेहरे पर ज़िंदगी नज़र आई, और मैंने उसे अपनी जान मायल करने में उस तक मेहनत ईमानदारी की बड़ी तारीफ़ की। और फिर डरते डरते नहायत राजदाना लहजे में पूछा, 25 रुपये मांगे। और मेरा ख्याल था कि वह इनकार नहीं करेगा, लेकिन बाकर बहुत चलता हुआ पुर्दा निकला। बड़ी खूबसूरती से यह कहकर टाल गया कि उसने वो रकम कलकत्ते के उस ठेकेदार के पास जमा करा दी है जिसने उसे शेरादी के यहाँ मुलाजमत दिलवाई थी, और ये आखिरी सहारा भी टूट गया। बाकर के इनकार ने खुद मुझे अपनी नज़रों में नंगा कर दिया, और मैंने अपनी जीभ मिटाने के लिए यूं ही पूछ लिया, बाकर मियाँ और तुम्हारी बेगम साहबा कहाँ हैं? और देखो अगर वो सो ना रही हों तो मैं उनसे रकम मांग लूँगा। बेगम शाब कमरे में है शाब। और बाकर मुस्कुराते हुए बोला, दांत क्यों निकालता है? जाकर देखो वो क्या कर रही हैं। और मैंने उससे झिड़कते हुए कहा, और तुम बिल्कुल उल्लुओं की तरह हंसते हो। हम उधर नहीं जा सकता शाब। और बाकर ने मुस्कुराते हुए मैंने खेद लहजे में कहा, और बेगम शाब फरोज शाब के साथ कुछ ज़रूरी बात करता है। बाकर ने जिस अंदाज से ज़रूरी बात पर जोर दिया था उससे मेरा माथा ठनका, और मैंने बाकर को डांट कर भगा दिया। लेकिन खुद उस ज़रूरी बात के चक्कर में उलझ कर रह गया। और खाली आदमी का दिमाग चक्रों से भरा होता है, और गैर इरादी तौर पर मेरा दिल इस बात की शदीद ख्वाहिश उभरी कि मैं खुद जाकर असलियत का अंदाज़ा लगाऊं। और मुमकिन है कि बाकर ने जो समझा हो वह गलत हो, और साजिद का कमरा मेरे कमरे से बिल्कुल शमशान, बिल्कुल मुखालिफ सिमत मगर भी कोने में वाक़या था। मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो अंदरूनी राहदारी सनसान पड़ी थी, और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ साजिदा के कमरे के करीब पहुंच गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन ये कोई काबिल एतराज़ बात नहीं थी। और फिर भी मैंने चाबी के सुराग से झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर पर्दा पड़ा हुआ था, और इसलिए मैं कुछ न देख सका। कमरे के अंदर मुकम्मल सकूत था, और मुझे गुमान हुआ कि बाकर ने मुझे टरखाने के लिए द्रोहगोई से काम लिया है। और गलती जो मेरी भी थी, जो एक मुलाजम के शुबे की तस्दीक के लिए साजिदा की ख्वाबगाह तक भागा चला आया। और मैंने खौफजदा अंदाज में राहदारी का जायज़ा लिया, और मुझे खतरा कि कहीं बाकर मेरा ताक़ब कर रहा हो, और राहदारी वीरान देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। वापसी के इरादे से दरवाजे के करीब से हटना चाहता था कि अचानक अंदर से साजिदा की सरगोशी सुनाई दी।
तुम ठहरो और पहले मैं बाहर जाकर देखती हूँ। और साजिदा के अल्फाज मेरे ज़हन पर बम की तरह फटे और मैंने तेजी से राहदारी अबूर की और पाखे की आड़ में खड़ा हो गया। राहदारी में आके उसने इधर उधर देखा और फिर हाथ का इशारा किया और वो नाकाफी लिबास में थी। और दूसरे ही लम्हे मैंने फिरोज को कमरे से निकलकर तेजी से पंजों के बल पिछले दरवाजे की जनब लपकते हुए देखा। और साजिदा राहदारी के आखिरी मोड़ तक गई और फिर वापस आ गई। मेरे सारे वजूद में आग लगने लगी और ना जाने क्यों मेरा दिल चाहा कि आगे बढ़कर साजिदा का गला घूंट दूं। और इससे बेहतर तो बानो थी, जिसने खुले आम दुकान सजा रखी थी, जगमगाती रोशनियों में कारोबार करती। और बानो के ख्याल के साथ ही मुझ पर कोई और फैसला करने ना करने की आजमाइश की घड़ियां गुजर गईं। इस मौके पर मेरा रद्द अमल क्या होना चाहिए, और मैंने खुद से अकड़ा किया, मगर साबित कदम न रह सका। उसी वक्त जारज का ख्याल आया और जिसने मुझे वक्त से फ़ायदा उठाने की तलकीन की थी, और चचा जान का चेहरा निगाहों में घूमा, जिन्होंने मेरी सारी जायदाद हड़प करके मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। और माजी की उन कर्बनाक यादों को उसी वक्त मुझे परेशान करना था। मैं पाखे की आड़ लेकर साजिदा की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ने लगा और एक सानियों को मेरे तस्वर में आबद शरादी का शफीक चेहरा उभरा, जो मुझे ज़िंदगी के जहन्नम से खींचकर उस जन्नत में लाया था। और मेरे कदमों की रफ्तार मध्यम पड़ गई, लेकिन फिर मैं इत्तेदाल पर आ गया। साजिदा ने अपने शोर के साथ बेवफाई करके कौन सी कदर की परवाह की थी, और दुनिया ने मेरे साथ कौन सी वादेदार निभाई। और मैंने अपने लिए जवाब तलाश कर लिए, और मेरा माजी मेरा जवाब था। मैंने शराजी और साजिदा को अलग-अलग करके सोचा, और हर दलील मुझे मुतासर करती गई। और मैंने आहिस्ता से साजिदा की ख्वाबगाह पर दस्तक दी। अंदर से गनगनाहट रुक गई और दरवाज़ा तेज़ी से खोला गया, और उसके बदन पर अभी तक नाकाफ़ी बारीक लिबास था। और इस हालत में भी पहली बार मैंने साजिदा का सरापा देखा, और उसका कुंदन जैसा बदन अंदर से दमक रहा था। और मैं आंखें ना मिला सका, शशदर खड़ा उसके मुतनासिब बदन से नज़रें चुराता रहा। उसका ख्याल होगा कि शायद फिरोज वापस आया है, और क्योंकि उसे गए हुए चांदी लम्हे गुजरे थे, मगर खिलाफ तवक्का मुझे अपने सामने देकर वो धक से रह गई और चेहरे का रंग बदल गया। और फिर फ़ौरन उसने बौखलाहट पर काबू पाते हुए संजीदगी से कहा, तुम जमशेद, कहो कोई ख़ास काम है? मैंने सोचा कि मैं उसे एक गाली दूं, और मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। किसी तहमीद के बगैर मैंने अपना मुद्दा बयान कर दिया। आबद शाम को आएगा और उनसे कहना। और वो रूखे हुए लहजे में बोली, और मैं इस वक्त आराम कर रही हूँ। शराजी मुमकिन है कि देर से दफ्तर से आएँ। और मैंने जुज़-बुज़ होकर कहा, और 50 रुपये की रकम आपके लिए मामूली बात है, और मुझे अशद ज़रूरत है। भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो। और वह ज़्यादा खुश्क लहजे में बोली, और ये मेरे आराम का वक्त है। हाँ, दोबारा कभी मेरी ख्वाबगाह पर इस तरह बेवक़्त दस्तक ना देना, और आपके आराम के वक्त से मैं वाकिफ़ हूँ। और मैंने तीखे लहजे में कहा, नॉनसेंस। और वह हकारत भरी आवाज़ में बोली, भाई शाम को आबद से रुपये मांग लेना, और मुझे क्यों परेशान करते हो? आप ये इनायत कर दें तो बेहतर है। और मैंने तंज़न कहा, मेरे पास नहीं हैं। और वह सख्त गेरी से बोली, आप चले जाओ, बस आप फराहम कर सकती हैं क्या? और वह हैरानी से बोली, तुम होशो हवास में हो जमशेद? मैं पूरी तरह होशो हवास में हूँ, अलबत्ता आपने होश खो दिया है, और आपने सब कुछ खो दिया। और मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम जंगली हो। और वह गुस्से में बफर कर बोली, मैं आबद से तुम्हारी शिकायत करूँगी, और मैं आपकी शिकायत करूँगा। आप मेरी क्या शिकायत करेंगे जनाब? और वह मुंह चढ़ाते हुए बोली, साजिदा बेगम। मैंने तासब से कहा, और मैं आपको ऐसा नहीं समझता था। क्या मतलब? और साजिदा की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। मैं आपके कमरे में आने की कभी जुर्रत ना करता, लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो एक दुकान है और एक बाला खाना है, और मैंने आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की, वरना इस वक्त आप मुझसे नज़रें मिलाने से ग्रेज करती। तुम उसने अपना मुंह छुपा लिया। हाँ मैं, और मैंने सब कुछ देख लिया है, और मैंने आपको ख्वाब देख लिया, आपको खूब देख लिया है साजिदा बेगम। और मैंने बेइतनाई से कहा, क्या देखा है? और वह हज़ियानी आवाज़ में बोली, अपने मौसन की अमानत में ख़यानत करते हुए देखा है। मत पूछिए साजिदा बेगम, और मेरी ज़ुबान से मत सुनिए। तुम बैठ जाओ और मैं तुम्हें समझाती हूँ। और वह घबराए हुए लहजे में बोली। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर पर बैठा लिया और बड़ी सूरत से ख्वाबगाह का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो धड़ाम से मेरे पैरों पर गिर गई, और कुछ इस तरह कि उसका सीना मेरी टांगें छूने लगा, और उसने बेशर्मी से मेरे घुटनों पर अपना सर रख दिया। जमशेद, मुझे माफ़ कर दो। और वह सिसकते हुए बोली, हाँ मैं गुनहगार हूँ। उसका रंग फक हो गया,
اور میں اس کی منتوں سے گھبرانے لگا اور میں نے اس صورتحال کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ساجدہ میرے قریب بیٹھ گئی اور میں پیچھے ہٹنے لگا اور وہ تو اور چپکنے لگی۔ کہو جو تم نے دیکھا تھا وہ خواب تھا اور میری بنی بنائی زندگی مت اجاڑو جمشید۔ اور اس کی منت سماجت سے میں کرنے لگا اور اس نے اشاروں کنایوں میں مجھے ہر قسم کی رشوت کی پیشکش کی۔ ایک جوان عورت اور اتنی حسین کہ آج تک میرے اتنے قریب نہیں ہوئی تھی، اور مجھے پسینہ آنے لگا اور کمرے میں میرا دم گھٹنے لگا۔ میں کبھی چھت اور کبھی فرش کو گھوڑتا اور ساجدہ کا شب خوابی کا لباس جگہ جگہ سے بے ترتیب ہو چکا تھا۔ میں نے چور نظروں سے اس کا بدن دیکھا اور میرے اعصاب کی تشنج کی کیفیت پیدا ہوئی، اور میں نے یہاں تک دیکھا کہ اس کے ڈریسنگ گاؤن کے بٹن کھل گئے ہیں اور اسے کچھ پرواہ نہ تھی۔ میرے لیے بیٹھنا مشکل ہو گیا، اور ایک عورت سے اتنی قربت کا یہ پہلا موقع تھا، اور میں حواس باختہ ہو گیا اور اس کے بدن پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈال کر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ مجھے اپنے کمرے میں آئے ہوئے 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ ساجدہ ایک دیدہ زیب ساڑی میں ملبوس میرے کمرے میں آ گئی اور اس کے چہرے پر بلا کی سوگواری تھی۔ میں خاموش پڑا رہا اور نہ اس کی پذیرائی کے لیے اٹھا اور نہ میں نے سلام کیا۔ جمشید، اور وہ محبت سے بولی اور یہ لو، یہ 100 روپے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں کرارے نوٹ دیکھ کر میں ششدر رہ گیا اور میں نے جھجک کر منہ پھیر لیا۔ وہ میرے پلنگ تک آئی اور اس نے بے تکلفی سے نوٹ میری جیب میں ڈال دیے۔ اور تمہیں ان کی ضرورت تھی، وہ خوش اخلاقی سے بولی، اور جب بھی تمہیں ضرورت ہو مجھ سے مانگتے رہنا۔ اور وہ ندامت کے لہجے میں بولی، اور اب تم سے کیا پردہ رہ گیا ہے؟ یہ کہتی ہوئی وہ فوراً کمرے سے باہر چلی گئی، اور میں اسے آواز دینا چاہتا تھا مگر میرے ہاتھ نوٹوں کی طرف چلے گئے۔ 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 روپے میرے ہاتھوں میں تھے، اور میں اس وقت دنیا کا امیر ترین شخص تھا۔ بازار حسن کی رونقیں شبا پر تھی، اور جارج اپنے پھٹے پرانے کپڑوں کے باوجود کسی فوجی کی طرح اکڑ کر چل رہا تھا، اور اس کے بے حد اصرار پر میں نے بھی اپنے حلق میں زہر کا ایک پیگ انڈیل لیا۔ جارج نے 4 لبالب جام چڑھائے، اور اس وقت وہ کوئی فاتح نظر آ رہا تھا جو اپنی مفتوحہ علاقوں میں تمکنن سے داخل ہوتا ہے، اور بوتل میں چند قطرے ابھی باقی تھے، اور بوتل جارج کے بسیدہ کوٹ میں محفوظ تھی۔ بانو کے کوٹھے پر چڑھتے وقت میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اور آج ایک مدت کے بعد میں اس زینے پر چڑھا تھا اور کئی سال اس خیال میں بسر کیے تھے، اور اوپر سے طبلے اور گھنگرو کی آواز کے ساتھ بانو کے گانے کی آواز آ رہی تھی، اور میں راستے میں اپنے اوسان بحال کرنے کے لیے ٹھہر گیا، اور جارج نے مجھے خصیلی نظروں سے گھورا اور پھر میرا ہاتھ تھام کر اوپر کی جانب گھسیٹتے ہوئے بولا، سالہ ہم اس وقت کنگ جارج، اور آج ہمارے پاس فل ایمونیشن ہے، دھماکہ کریں گا ڈارلنگ کم مان۔ اور جس وقت ہم اندر داخل ہوئے اور دکان سجی ہوئی تھی اور محفل شباب پر تھی، طبلے کے ہاتھ کے جوش و خروش پڑ رہے تھے، اور بانو ناچ رہی تھی، اور پہلے ہی سے خاصے لوگ موجود تھے۔ ہر ایک کی نظریں بانو پر لگی ہوئی تھی، اور ہر ایک بانو کی شراب کے حسن سے مخبور تھا، اور بانو کے حلق سے موسیقی ابل رہی تھی، اور ایک جانب بنو بیگم بڑے ٹھسے سے گاؤ تکے کے ساتھ ٹیک لگائے سازندوں کے قریب موجود تھی۔ ان کے برابر ایک ادھیر عمر عورت بیٹھی گلوریاں بنانے میں مصروف تھی، اور بانو ایک تماش بین کے سامنے بیٹھی ایک مصرے کی تکرار کر رہی تھی، اور نشے میں بیٹھا ہوا شخص انگلیوں کے درمیان نوٹ پھنسائے ہوئے بانو کے چہرے کے آگے نچا رہا تھا، اور بانو کبھی مسکراتی اور کبھی آنکھیں دکھاتی اور گانے لگتی، اور میں نے اس گستاخ شخص کے ہاتھوں سے نوٹ چھین لینا چاہا، مگر اسی لمحے بانو نے کمال ہوشیاری سے نوٹ اچک لیا اور پھر جھومتی رقص کرتی ہوئے کھڑی ہو گئی، اور اب میں نے اس کا سراپا دیکھا۔ وہ مجسمہ رانائی تھی، اور پہلے وہ ایک چنگاری تھی، مگر اب شولہ بن چکی تھی، اور وہ ایک پھول تھی، مکمل پھول۔ اس کی نرگسی آنکھیں پہلے سے زیادہ چمکدار ہو گئی تھی، بے باکی سے رقص کرتی ہوئی اسے مسکرانا کچھ زیادہ آ گیا تھا، اور جب وہ سازندوں کی طرف نوٹ اچھال کر پلٹی تو میری اس کی نگاہیں 4 ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم جیسے کسی نے جکڑ لیے، اور اس کی دلکش آواز بند ہو گئی، اور وہ ساکت ہو گئی، اور پھر اس کے لبوں پر ایک دل نواز تبسم ابھرا، اور اس کے رقص میں گرمی پیدا ہو گئی۔ میں تمام تر اشتیاق سے اسے دیکھتا رہا، اور میری آنکھیں میرے دل کا احوال کہتی ہوں گی، اور سب کے لیے ناچ رہی تھی، لیکن پھر میں ہی اس کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ میں اس کی سحر کار آنکھوں کی تاب نہ لا سکا، اور میں نے جیب سے 5 روپے کا نوٹ نکالا، اور جارج نے جیب سے بوتل نکال کر منہ سے لگائی۔
बानो एक अदा के साथ मुस्कुराई, नाचती गाती हुई मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे महसूस हुआ जैसे मैं आग के सामने बैठा हूं और यहीं बैठे बैठे पिघल जाऊंगा और रेजा रेजा हो जाऊंगा। आप कहाँ रहे इतने दिनों? और उसकी आवाज़ तिबले की आवाज़ में गुम हो गई। मैं अपनी कुछ उलझनों में गिरफ्तार था और मैं ठीक तरह से अपना जुमला भी अदा न कर सका। क्या उलझने थी नसीबे दुश्मना को? और वह मिठास से बोली, एक हो तो बताऊं और कभी फुर्सत से बात होगी। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? हमें तो भूल गए होंगे आप। और मुझसे कुछ जवाब ना पान पड़ा। अलबत्ता मेरी आंखों ने, मेरी जज्बाती कफियत ने सब कुछ कह दिया और वे एक शान के साथ मेरे सामने से उठ गई और मैं मदहोश हो गया। चंद लम्हों बाद मैंने फिर जेब से नोट निकाला और वो और तमाशबीनों से निमट कर मेरे पास आ गई। तो अब आप आया करेंगे। आपको क्या बताएं? मैंने कहना चाहा कि मैं आप ही के पास था, कह ना सका और मैंने खुद को सख्त सुस्त कहा। वो नगमा सरमासराई के दरमियान बोलती थी और ऐसी चाबक दस्ती से कि किसी और को पता नहीं चलता। और इस बार वो फौरन उठकर चली गई क्योंकि चारों तरफ नोट लहरा रहे थे और मैंने अपनी जेब से एक नोट और निकाला और इस बार हिम्मत करके उसे कुछ कहने का इरादा कर लिया। जैसे ही मैंने नोट बंद किया और जारज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एमुनेशन मत बर्बाद करो जामशेद, कल काम आएगा और हवाई फेर करो। कल की कल देखी जाएगी अंकल, और आज की बात करो। वहाट! और जारज गुस्से से बोला, और तुम हमसे ज्यादा नशे में मालूम होता है। गौर से देखो अंकल जारज। और मैंने बाना के सरापों में खोए हुए कहा, और ये शायरी है और ये एक चमन है और ये एक गुलदस्ता है। पोटरी! और जारज हैरत से बोला, और तुम अब समुंदर में डूब गया। बानो फिर मेरे जान मतवज्जा थी और मैंने उसे बिठाने के लिए बार बार नोट निकाले और बानो इशारों में मना कर रही थी, लेकिन इतना होश किसे था और मैं बानो को किसी और के पास देखना नहीं चाहता था। वो उठती तो मैं फौरन अगला नोट निकाल लेता। और आप एहतियात कीजिए, बानो ने आहिस्तगी से कहा। आपको किसी और के पास बैठा देखकर जलन होती है। और मैं ना जाने किस तरह कह गया और बानो मेरी सूरत देखती रह गई। इतने दिनों में तो आप आए हैं। और उसने शिकायतन कहा, मैं तालीम हासिल कर रहा था और मैंने अपने बारे में बताना चाहा। अरे! और वो खुशी से बोली, कहाँ तक पढ़ा आपने? BA का लिया। वो खुशी से खिल गई, क्या वाकई? और वो ये कहते हुए फिर उठ गई और जारज बार बार मुझे टहोका दे रहा था और मैं खिसक कर से दूर हो गया और मैंने एक एक करके सारे पैसे बानो पर लुटा दिए। साला कोठे पर आके कोठे का एटिकेट नहीं जानता। और वो मुंह बनाता हुआ बोला। शब ढलने लगी और रोशनियां मदम पड़ती गईं। ये इस बात का ऐलान था कि महफिल बर्खास्त होने वाली है। और मैंने उदासी से बानो की तरफ देखा। जब सब चले गए तो मैं भी जाने के लिए उठा, मगर बानो ने इशारों से मुझे रोक लिया और थोड़ी देर के बाद घुंघरू उतार कर मेरी तरफ आई। अब उसने सर पर कासनी दुपट्टा डाल लिया था और वो एक घरेलू, बहुत सादा सी लड़की लग रही थी। आप तो तशरीफ़ लाते रहिएगा। आपके पास से उठने को जी कब चाहता है और उसे इधर ही रख लो और साला तबलची बन जाएगा। और जारज ने लुकमा दिया। खुदा ना करे। और वो मुँह पर हाथ रख कर बोली, आइएगा ना, हालात पर मुनहसर है। और मैंने सर्द आह भर कर कहा, अल्लाह ने चाहा तो हालात ठीक हो जाएंगे। और वो प्यार से बोली, आप दुआ कीजिए कि मैं बहुत दौलतमंद बन जाऊं और फिर ये दूरी ना रहेगी। हाँ। और वो अफसरदगी से कहने लगी, आप ठीक कहते हैं, सच कहिए और हम आप पर एतमाद कर सकते हैं। और मैंने कर्ब से कहा और उसकी आंखें डुबडुबा गईं और हम पर कोई यकीन नहीं करता। बेखुदा! और मैंने तड़प कर कहा, और ये बात नहीं, बात यह है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा और कम उम्री में इतने जख्म खाए कि अब खुद पर एतबार नहीं आता। और वो कालीन खरीदने लगी और मैंने अस्तराब से कहा, मैं रोज़ आऊँगा और चाहे मुझे चोरी करके यहाँ आना पड़े। आपसे पैसे कौन तलब करता है? और वजिच होकर बोली। और मैंने जवाब में बन्नो बेगम की तरफ देखा जो दूर बैठी कहर आलूद नज़रों से हमें घूर रही थी। और इस माहौल में क्या बात हो सकती है? मैंने कहा, आपका अपना घर है और किसी वक्त आइए और खिलवत में बातें होंगी। सच? और मैंने धड़कते हुए दिल से कहा, और मेरे कान तो नहीं बज रहे और हम दिन में भी जिंदा रहते हैं। और वह गमगीन अंदाज में बोली। बन्नो बेगम को ये गुफ्तगू, ये राजो नियाज पसंद नहीं आए और अभी मेरी तशन्ना आंखों को करार भी नहीं आया था। और वो तीर की तरह हमारे करीब आ गई और बानो को मुखातब करके बोली, बस बानो, महफिल उजड़ चुकी है, रात जा चुकी है, अंदर जाकर आराम करो। ये गोया दबी ज़बान में हमें वापस जाने का हुक्म था। और मैं बानो को देखता हुआ जीने की जानब चल पड़ा और उसकी खमार आलूद निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। और हम जीने से उतर कर खुली सड़क पर आ गए तो बाजार के हंगामे फीके पड़ चुके थे और ता देर मेरे और जारज के दरमियान खामोशी तारी रही।
फिर जारज मेरी कफियत भांप कर बरस पड़ा, और तुम साला एक बात समझ लो, इस कोठे पर रोमियो और जूलियट की फिल्म कभी हिट नहीं होती, और अंकल सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती। और मैंने थकावट से कहा, जामशेद डियर, और तुम हमारा फ्रेंड है, और हम तुमको इस कोठे पर फ्लॉप नहीं होने देगा, समझा? और पहले से हार मान ले डार्लिंग, तुम फिक्र ना करो अंकल, और हम रोज़ यहाँ आएगा। और मैंने रुपये की एक मशीन तलाश कर ली है, और जब तक वो चलती रहेगी हमारा कारोबार भी चलता रहेगा, और सारी दुनिया का कारोबार इसी तरह चलता है। उसके बाद गुजरने वाले दिनों में मैं अमलन तो शराजी के घर में रहता था, मगर ज़हनन बानू के घर के सिवा कहीं और नहीं बसता था, और सुबह और शाम मेरे ख्यालों पर बानू का पहरा था, और ये शिद्दत कम होने की बजाय बढ़ती गई। साजदा का रवैया भी अभी तक मेरे साथ बिल्कुल बदल गया, और वो मेरा बड़ा ख्याल रखने लगी, और उसने शराजी से मेरे लिए और कपड़े बनवा दिए। साजदा अब घंटों मेरे कमरे में बैठी किताब पढ़ती रहती, मगर मुझे साजदा की तरफ देखने की कहाँ फुर्सत थी, और शाम होते ही मैं साजदा से रुपये लेकर कोई बहाना करके घर से निकल जाता, और जारज से हस्बे प्रोग्राम मुलाकात होती, और हम दोनों बाज़ार हुस्न का रुख करते, और बानों का दीदार करते, बानों का जलवा देखा करते, और बानों की शीरी बातें सुना करते, और बानों से मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया। मैंने इरादा कर लिया था कि बानों को यहाँ से लेकर जाऊँगा, और जब मैंने ये इरादा किया तो मुझे रात को तमाशबीनों के सामने उसका नाचना और मुस्कुराना और गाना और अदाएं निछावर करना भी बुरा लगने लगा, और बानों के नाच में अब पहले जैसी तरंग नहीं रही थी, और ये बात बन्नो बेगम बतौर ख़ास महसूस कर रही थी, मगर वह चुप थी, क्योंकि बन्नो ही उसका सरमाया थी, और मैं अपने मकान से ज़्यादा रुपये खर्च कर रहा था, और उसे मेरी आमद पसंद थी, इसलिए कि मैं एक माकूल गाहक था, और उसे बानों का इत्तेफाक पसंद नहीं आया, क्योंकि ये कोई अच्छी अलामत नहीं थी। जारज के इसरार पर अब मैंने उसके साथ थोड़ी थोड़ी पीनी शुरू कर दी, और पों की तरफ से खासा इत्मीनान था, और साजदा खुद ही मेरी जेब में रुपये डाल दिया करती, और कभी मैं खुद उससे मांग लेता। हम दोनों में बड़ी बेतकल्फ़ी से गुफ्तगू होती, और वो अज़दवाजगी रिश्ते में मुंसलिक होने के बावजूद ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में रहती थी, और उसके वालहाना अंदाज से मैं अक्सर डर जाता। मैं अब ये बातें समझने लगा कि वो मुझे फ़रोज़ का दर्जा देना चाहती है, और मैं किसी तरह ये दावत कबूल कर लेता, हालांकि साजदा बेशक व शुबा एक हसीन औरत थी। मैं नहीं कह सकता कि बानों के दरमियान में हाल ना होती तो मेरे अज़म की चट्टान का क्या हाल होता, और मैं किस कदर आगे बढ़ जाता, मैं कुछ नहीं कह सकता। 2 माह यूं ही बीत गए, और जैसे 2 दिन गुजरे हों और वह सायते बीती हुई हों, और इस मुख्तसर सी मुद्दत में आतिशे शौक बहुत भड़क उठी, और हम मिलते तो इस तरह जैसे बरसों बाद मिले हों, और जुदा होते तो इस तरह के बरसों के लिए जुदा हो रहे हों। जुदाई के वक़्त आंखें नम हो जाती, और अपनी तंगी दामा का एहसान फरोज़ा हो जाता, और बानों से छुपा के अक्सर मैं बन्नो बेगम की मुट्ठी गर्म कर दिया करता, और मुझे बकौले जारज बाला खाने के एटिकेट नहीं आते थे, और अब मैं इन मामलों में इतना मुशाक हो गया कि नज़रें पहचान जाता। फिर एक दिन मैंने बानों से साफ साफ कह दिया कि अब मैं मज़ीद गंदगी में उसे नहीं रहने दूंगा, और बानों को मेरे बारे में हर बात का इल्म था। मैंने अपनी ज़िंदगी की किताब खोल कर रख दी, और जारज की तरह बानों का भी यही ख्याल था कि पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करूं, और फिर कोई कदम उठाऊं। लेकिन जब मैंने ज़िद की और उसे गलीज़ ज़िंदगी के मुतल्लक लेक्चर दिया, तो वह मेरे साथ फ़रार होने पर तैयार हो गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने मुझे ये भी बताया कि वो अपने साथ कीमती ज़ेवरात और नकदी भी लेकर चलेगी, ताकि हमें फौरी तौर पर किसी जगह सर छुपाने की मुश्किलों से दो चार ना होना पड़े। और मैंने जारज को बानों के ख्याल से आगाह किया तो उसने बम्बई चलने का मशवरा दिया। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था, और 3 रोज़ तक कोई काबिल ज़िक्र वाक़या पेश ना आया। अलबत्ता मैंने इस अरसे में साजदा से 500 रुपये वसूल कर लिए, और वादा किया कि अब उसे परेशान नहीं करूँगा, और मेरी जन्म से फ़रार की हर तैयारी मुकम्मल थी। तय ये हुआ कि जुमेरात का दिन उस नए काम के लिए मौजूद रहेगा, और जब बन्नो बेगम किसी मज़ार की ज़ियारत के लिए जाएगी, और दोपहर को वैसे भी सन्नाटा होता था, और जुमेरात के दिन सिर्फ एक बूढ़ी औरत बानों की देखभाल के लिए बाला खाने पर रह जाती थी, और उसी वक्त मैं जाऊंगा और बानो बुर्का ओढ़कर मेरे साथ बाहर आ जाएगी। प्रोग्राम के मुताबिक मैं 11:30 बजे अपने आप को छिपाता हुआ बानों के बला खाने पर पहुंच गया।
जिस कमरे में महफिल सजाई जाती थी वो इस वक्त वीरान पड़ा था और मैं दाहिने हाथ के कमरे की तरफ बढ़ गया और मुझे एक एक कदम एक एक पल भारी मालूम हो रहा था और बानो भी मेरी मुंतज़िर थी और मेरी आहट पाकर वो बाहर आई। उसने अपने कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता से इशारा किया और मैंने देखा कि वो बुर्का पहने हुए है और कमरे में जाते ही मैंने उसे अपनी आगोश में ले लिया। अरे अरे इतने बेसब्रे मत बनिए और मैं आपके साथ ही तो चल रही हूँ। और मैंने उसे छोड़ दिया और उसने जेवरात और नकदी कपड़े की एक थैली में डाले और बिल्कुल तैयार बैठी थी और घड़ी तक रही थी। उदासी की एक नज़र आखिरी नज़र उसने घर पर डाली और उसके कमरे में आगे जहाँ रात को नाचती थी। सब ठीक है ना? और मैंने एक बार फिर उससे तस्दीक चाही। हाँ, बड़ी भी अम्मा बेगम के कमरे में अफ्यून पीकर इत्मीनान से सो रही हैं, सब ठीक है। और लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और जैसे ही हम आगे बढ़े बाला खाने का दरवाज़ा तेज़ी से खुला और बन्नो बेगम हाँफती कामती अंदर दाखिल हुई और उसके पीछे उसका साजिंदा बख्तावर भी था और सिर्फ चंद लम्हों की देर हो गई। बना बनाया खेल बिगड़ गया और बानो को बुरके में देखकर बन्नो बेगम की आंखें खुली की खुली रह गईं और बानो की इस गैर मुतवक्का आमद से ऐसी घबराई कि उसे सख्ता सा हो गया। जेवरात और नकदी की थैली उसके हाथों से गिर पड़ी। हाय मैं बर्बाद हो गई बख्तावर। और बन्नो बेगम सीने पर हाथ रखकर ज़मीन पर दोहरी हो गई और मैं गैर मुतवक्का सूरत हाल से बिल्कुल औसान खो बैठा था। अंदर जाओ बानो। और पीछे से बख्तावर की तहकमाना आवाज़ आई। बानो सटपटा गई और उधर बन्नो बेगम बैन कर रही थी और मुझे कोसे दे रही थी और बानो ने बख्तावर का हुक्म सुना और खड़ी रही। बानो मेरे साथ जा रही है। और मैंने डूबती हुई आवाज़ में कहा, कहाँ? और बख्तावर ने एक लंबा छुरा निकाल लिया। शरीफाना ज़िंदगी गुजारने और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा करके कहा, तुम रास्ते से हट जाओ। उसने मेरा मुंह चढ़ाया और लफंगे बदमाश, बख्तावर को जानता है, जा दफ़ा हो जा यहाँ से वरना आंतरियाँ निकाल कर बाहर रख देगा। बख्तावर भाई। और बानो चीख कर बोली, इन्हें कुछ ना कहिए और मैं खुद इनके साथ जाना चाहती हूँ। तुम खामोश रहो बानो। और हमारी मौजूदगी में तुम ये जुरात कैसे कर सकती हो? और मैं इस कमीने को ऐसा सबक दूंगा कि इसके बाप को भी इस तरफ का रुख करने की हिम्मत ना होगी। और बख्तावर गर्ज कर बोला, जुबान संभाल कर बात करो बख्तावर। और मैंने गुस्से से फुनकते हुए कहा, और मैं बानो को ले जाने आया हूँ मेरे होते हुए। और बख्तावर ने एक मसनूई कहका लगाया, ए लड़के, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? और खुदा की कसम बहुत दिनों से चाकू आजमाने को जी चाह रहा है। बनो बेगम के इश्क ने कहीं काना रखा, मगर अब भी वो चाकू की धार पर उंगली रखते हुए बोला, और अब भी 3-4 खून करके ठंडा हो सकता हूँ। तुम फजूल की बातें कर रहे हो। और मैंने बिगड़ कर कहा, और ख्वाब मामला बढ़ा रहे हो। और बानो मेरे साथ जाना चाहती है। सुनिए बख्तावर भाई, और मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया है और मैं खोली में रह लूँगी, मगर अब यहाँ नहीं रहूँगी। हरामजादी। और बन्नो बेगम गुस्से से सुर्ख हो गई। तू यहाँ से कैसे जा सकती है? और तेरी परवरिश और नाज नखरों में कितना रुपया खर्च किया है मैंने, जानती है? सीधी तरह निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। और बख्तावर ने मुझे गालियाँ बकते हुए धमकी दी और मैं जान हथेली पर रख कर आया हूँ। बख्तावर, आज यही सही अकेला हूँ और नहता हूँ, पर फिर भी तुम जैसे जलील लोगों से निमटना जानता हूँ। बात धमकी और गालम गलोच से आगे निकल गई और बख्तावर मेरी और बानो की जसारतों पर मुश्तिल हो गया और चाकू लेकर तूफान की तरह मेरे तरफ लपका। दरमियान में बानो आ गई और बख्तावर पर खून सवार हो गया। वो मगलजात बकने लगा और मेरी मरहूम माँ बहन की गालियाँ देने लगा और मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। अब मैंने यही कोई फैसला करने की ठान ली और मैं बिल्कुल नहता और बेअसरा था, लेकिन बानो का सहारा काफ़ी था और वो बख्तावर को बुरी तरह झिड़क रही थी और बख्तावर मुझ पर जुनून में पे दर पे हमले करने लगा और उसके बावजूद मैं बानो को घसीटता जीने की तरफ ले जाने लगा। बख्तावर ने आगे आकर मुझ पर भरपूर हमला कर दिया और अगर मैं झुकाई ना देता तो वही मेरा तमाम काम हो जाता। और इस अरसे में बानो मुझसे जुदा होकर अगले उगाल दान उठाने दौड़ी और उसने दूर ही से निशाना लेकर बख्तावर के हाथ पर उगल दान खींच मारा। बख्तावर इस आफत नागहानी से बुखला गया और उसके हाथ से चाकू गिर गया और मैं फुर्ती से उस पर लेट गया। मेरा ज़मीन पर चाकू के ऊपर फेंका था और बख्तावर एक छलांग लगाकर मेरे ऊपर ढेर हो गया और चाकू मेरे पेट के नीचे था और बख्तावर की सर तोड़ कोशिश थी कि किसी तरह वह चाकू अपने कब्जे में कर ले और उसने मेरे बाल पकड़कर ज़मीन से टकराया। मैं देख नहीं सका मगर शायद बानो उसकी पीठ पर उगाल दान या कोई वजनी चीज़ मारने में कामयाब हो गई
और उधर बख्तावर ने तड़प कर पहलू बदला और उधर इतनी मुख्तसर मुद्दत में मैंने चाकू अपने कब्जे में कर लिया और बन्नो बेगम ने बानो को काबू में करने के लिए उसकी चोटी पकड़ ली और बानो उसके कब्जे से पीछा छुड़ा रही थी और मैं अभी तक बख्तावर के बोझ तले दबा हुआ था। उसे अपने ऊपर से परे फेंकते हुए एक बार बख्तावर फिर चीख मारकर मेरी पीठ से कुछ दूर हुआ और यकीनन बानो फिर कोई ज़रब लगाने में कामयाब हो गई थी और ये मौका ही मेरे लिए आखिरी मौका था। चाकू मेरे हाथ में दबा हुआ था और बख्तावर मेरे हाथ में चाकू देकर मतलब खौफजदा नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंखों में खून उतरने लगा और वो लहीम शहीम तनावर शख्स वहशत की तरह मेरी तरफ झपका। मैंने चाकू मजबूती से पकड़ा हुआ था और बख्तावर को तवक्का भी नहीं थी कि मैं ऐन मौके पर अपना पहलू बदल लूंगा और चाकू उसके कोले में उतर गया। बख्तावर बुरी तरह धाड़ा और उसके कोले को पकड़ता हुआ जमीन पर गिर गया और चाकू उसके सीने में मैंने घूम दिया था और लम्हों में बख्तावर की सांस भी टूट गई और खून ही खून फैल गया। बन्नो बेगम यह खूनी मंजर देखकर चीखने लगी और शोर मचाने लगी और उसकी चीखों पुकार से मुझे होश आया और मैं तो एक खून कर चुका हूँ और बन्नो बेगम उसकी ऐनी गवाह है और मुझे ना जाने क्या हुआ। शायद ये वही जुनूनी हालत थी जिसने मेरे बाप को अपना दामाद का खून करने पर उकसाया और मेरा भाई पागल हो गया था और मैं बन्नो बेगम के हजियान पर उसके सीने में भी चाकू उतार दिया। उसी लम्हे बानो दहशत से बेहोश हो गई और अंदर सिर्फ एक बड़ी भी रह गई और बानो को इसी हालत में छोड़कर मैंने तेजी से अंदर जाकर देखा। वो कसमसा रही थी और उसका मतलब ये था कि वो अभी तक अफयून के नशे में है और उस वाक़े से बेखबर। इस तरफ से मुतमईन होकर मैं बानो के पास आया और मैंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और होश में लाने की कोशिशें की और बानो की आंखें खुल गईं। तो मैंने उसे जल्द अज जल्द यहाँ से भाग जाने को कहा। जल्दी करो बानो, और बात बहुत बड़ी खराब हो गई है। होश में आओ, खुदा के लिए जल्दी करो। अब मैं कैसे जा सकती हूँ? और वह सिसकते हुए बोली, क्यों? और हम प्रोग्राम के मुताबिक दूर निकल जाएंगे और शाम तक हम कलकत्ते से बाहर होंगे।